बेटा आप सभी को याद होगा इस समय हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं, मीटर सेतु, जो कि आपका एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप कैसे प्रैक्टिकल करेंगे उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीटर ब्रिज क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका डायग्राम क्या होगा, ये सारी चीजें हम कल स्टडी कर चुके थे। और इसके साथ साथ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने पढ़ा हुआ था इसमें कि ये जो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, ये किस तरीके से धारा के मार्ग पर इसकी मदद से हम रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हमने स्टडी कर लिया हुआ है। पूरा कनेक्शन भी आप पिछली क्लास में कर चुके हैं और सारी चीजें देख चुके हैं। तो डायग्राम हमने पिछली क्लास में देखा था, डिस्क्रिप्शन हमने नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन उसे हम आज कर लेते हैं। देखिए यहां पर डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम हमारी थर्ड आर्टिकल है, थर्ड हेडिंग है इसकी, और उसमें डायग्राम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन करना है। इसमें एसी 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का एक तार है। ये एसी सी तक, जिसे आपने कल रेसिस्टेंस वायर लिखा था, जो कि एलॉय का बना होता है। तो 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन, ये जो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन है ना, ये दोनों ही एलॉयज हैं, दोनों मिश्र धातुएं हैं। ये का एक तार होता है, 1 मीटर का तार है, और हमने बताया भी था इसी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी है मीटर ब्रिज, जो कि एक लकड़ी के आयताकार बोर्ड पर, लकड़ी के आयताकार बोर्ड पर मीटर पैमाने के सहारे कसा होता है। तार का अनुप्रस्थ काट सभी जगह एक समान है, यानी कि जो भी कंडक्टर है, जो भी कंडक्टर नहीं सॉरी रेसिस्टेंस वायर है, इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी है। कहीं पर तार पतला और कहीं पर मोटा ऐसा नहीं है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हर जगह एक जैसा है। तार के सिरे ए व सी 2 एल आकार में मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों से जुड़े हैं। आप देखिए तार का जो हमारा रेसिस्टेंस वायर है उसका सिरा ए और सिरा सी 2 एल आकार की तांबे की एल आकार में मुड़ी हुई पत्तियों से जुड़े रहते हैं, जिनके सिरों पर संबंधक पेंच लगे हैं। और इन पत्तियों के जो सिरे हैं आप देखें, संबंधक पेंच मतलब ये नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, इस पे इनकी बात की जा रही है, लगे हैं। इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती है। आप देखें, एक पत्ती इधर से एल आकार में मुड़ी हुई, एक पत्ती इधर से एल आकार में मुड़ी हुई, और इन दोनों पत्तियों के बीच में दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर एक तीसरी पत्ती है लगी है, जिस पर 3 संबंधक पेंच लगे होते हैं, जिस पर 3 संबंधक पेंच लगे हैं। बीच वाले पेंच बी को आप इन तीनों पेंच में कहीं पर भी कंडक्टर को आप टच करवाइए, वो बी में ही माना जाएगा। लेकिन हमने क्या किया कि बीच वाले पेंच बी को, बी में जो बीच वाला पेंच है, एक धारामापी जिसे आप गैल्वेनोमीटर कहते हैं, से जोड़कर सर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। सर्पी कुंजी जिसे आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहा था या जौकी आपने बोला हुआ था। तो आप देखें बीच वाले पेंच, जो बी का बीच वाला पेंच है, उसको एक गैल्वेनोमीटर से लगाया। गैल्वेनोमीटर के बाद इसमें यहां पर एक जौकी लगाई, हमने लास्ट क्लास में ही बात की है। जोड़ देते हैं जिसकी नोक को, किसकी नोक को, जौकी की नोक को, जिसकी नोक को तार पर खिसकाकर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। इस पूरे रेसिस्टेंस वायर में कहीं पर भी हम ऐसा टच करवा सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। आज हम लोग इसमें और चलेंगे आगे, 4th पॉइंट इसका करेंगे, जो कि वर्किंग होगी। हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके साथ किस तरह से वर्क करेंगे और कैसे इसका प्रैक्टिकल होगा। वर्किंग, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। सबसे पहले तो सारे कनेक्शंस अच्छे से कर लें और चेक कर लें, श्योर कर लें अपने आप को कि कनेक्शन कोई गलत तो नहीं है।
ये श्योर कैसे होगा, उसके लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूं। आप जौकी को पकड़िए और तार के एक सिरे पर टच करवाइए, रेसिस्टेंस वायर के एक ही तरफ टच करवाइए। आप देखेंगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर गैल्वेनोमीटर का हमेशा 0 पे रहता है। मैं एक छोटा सा बना के दिखाता हूं आपको। इस तरह का गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें ऐसा जी बना रहता है। इसका जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर बिल्कुल बीचों बीच रहता है, यहां 0 होता है इस पॉइंटर का। इधर की तरफ -1, -2, -3, -4 ऐसा, इधर +1, +2, +3, +4, और यहां पर ऐसा 2 पेंच लगे होते हैं, इन्हीं में हम अपने कंडक्टर्स टाइट करते हैं, कस देते हैं। ये पॉइंटर यहां पर है, इसका मतलब अभी गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट 0 है। जब हम कनेक्ट करते हैं और अगर पॉइंटर हमारा लेफ्ट साइड में आया, इसका मतलब ये हुआ कि करंट किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और अगर उधर की तरफ गया पॉइंटर, इसका मतलब है करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। तो जैसे ही आप जौकी को पकड़ करके पूरे रेसिस्टेंस वायर में किसी एक सिरे पर आप टच करवाइए, ए पर टच करवाइए, आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक डायरेक्शन में ऐसा मुड़ जाता है। आप हटा लेंगे, फिर से 0 पे आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ टच करवाइए, मींस सी पर टच करवा दीजिए आप। अब जब आप सी पे टच करवाएंगे तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है अब दूसरी डायरेक्शन में ऐसा मुड़ गया है, जाने लगा। इसका मतलब ये इधर की तरफ टच करवाने से गैल्वेनोमीटर में धारा एक दिशा में, इधर टच करवाने से गैल्वेनोमीटर में धारा दूसरी दिशा में फ्लो होती है। इसका मतलब साफ है कि इस रेसिस्टेंस वायर में कहीं ना कहीं तो एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, एक तरफ टच करवाने से ऐसा, दूसरे तरफ टच करवाने से ऐसा, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट जरूर होगा जब हमारे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 फ्लो हो रही होगी। वो पॉइंट हमको सर्च करना है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर होता है और इसमें ऐसा जी लिखा रहेगा, आपकी उससे पहचान हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो मैंने मेथड बताया ना, ये तो आपको इंस्ट्रूमेंट को चेक करने का मेथड है। आपका अगर ऐसा हो रहा है, एक तरफ एक दिशा में, दूसरी तरफ दूसरी दिशा में धारा बह रही है, देन यू शुड श्योर दैट योर ऑल द कनेक्शंस इन द मीटर ब्रिज आर करेक्ट। अब इसके बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स है, इस प्रतिरोध बॉक्स की मदद से धारा के मार्ग में एक कोई भी प्रतिरोध हम आरोपित कर देते हैं। कोई भी प्रतिरोध, मान लीजिए आपने आरोपित कर दिया 2 ओम रेसिस्टेंस। कैसे 2 ओम का रेसिस्टेंस लगाएंगे, लास्ट क्लास में डिस्कस करके बताया गया है आपको कि अगर धारा के मार्ग में 2 ओम का प्रतिरोध लगाना है तो आप क्या करेंगे। उसके लिए प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम वाली की को आप निकाल देंगे। निकाल देंगे तो 2 ओम का प्रतिरोध धारा के मार्ग में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध क्रिएट करते हैं, एक R2 क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये जौकी, इसको हटा के रख दिया हमने बगल में। इससे 2 ओम की कुंजी कोई भी निकालो, 3 ओम निकालो, 4 ओम निकालो, मैं एक एक्सपेरिमेंट के तहत 2 ओम निकाले ले रहा हूं। निकाल के हमने टेबल पर अलग रख दिया। अब हमने क्या किया, जौकी को पकड़ा और तार में एक तरफ से धीरे धीरे टच करवाना है। तार में टच करवाने में भी एक सावधानी आप बरतेंगे कि जब आप जौकी तार में ऐसा टच करवाने जाएंगे तो उसको कस के दबा नहीं देंगे आप कि उसमें आपने रखा और उसको टाइट से ऐसा प्रेस कर दिया, नहीं। अगर प्रेस कर देंगे तो अभी आपका तार अनुप्रस्थ काट सभी जगह एक समान है, लेकिन अगर आप उसको रख के प्रेस कर देंगे तो उस जगह तार पतला हो जाएगा। फिर जो रेसिस्टेंस वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हर जगह एक जैसा नहीं रह पाएगा, तार कहीं पर पतला हो जाएगा, कहीं मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस बॉक्स में से प्रतिरोध हमने क्रिएट किया धारा के मार्ग में, और इसके बाद जौकी को उठा करके एक ही तरफ से ऐसा खिसकाना हमने शुरू किया।
और क्या देखते गए, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर देखते गए। हम जब ए पे टच करवा देंगे तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ऐसे आ जाएगा। अब आप धीरे धीरे उसको सी की ओर लेते जाइए। जब आप धीरे धीरे ले जाएंगे, धीरे धीरे ले जाएंगे तो ये जो पॉइंटर होगा वो ऐसा होता जाएगा। और जब ये अपने जीरो पर आ जाए, ऐसा आप टच करवा रहे हैं ना, टच करवाते करवाते जब एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पे आ गया, व्हाट इट मींस? इट मींस इन द गैल्वेनोमीटर पाथ देयर इज नो करंट, Ig इज जीरो एंड एट दैट टाइम द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, यही कंडीशन हमको चाहिए। दिस कंडीशन इज नल कंडीशन। और कंडक्ट यहां पर रेसिस्टेंस वायर में जो पॉइंट मुझे मिलता है दैट इज द नल पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट उसको हम बोलते हैं। वो पॉइंट पता लगा लेंगे। सपोज कि वो पॉइंट मुझे यहां पर मिला, जब हम जौकी को यहां टच करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पे रहता है। तो हमने पॉइंट सर्च कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ए से डी तक की लेंथ मेजर कर लेंगे। कैसे मेजर करेंगे? इट्स वेरी इजी। इसी रेसिस्टेंस वायर के साथ ये मीटर स्केल लगा हुआ है। अगर यहां पर आया तो आप जस्ट उसके सामने यहां पर मीटर स्केल में लिखा हुआ नंबर पढ़ लेंगे कि ये 35 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर कितना है, वो यहां से आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो उससे आपने क्या कर लिया? लेंथ ले ली। तो कंडक्टर की हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक की एक लेंथ ले लेंगे और उस लेंथ को हम मान लेंगे L। अब क्योंकि पूरा जो रेसिस्टेंस वायर लगा हुआ है, ये वायर आपका 100 सेंटीमीटर का है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर का है और उसमें से ये लेंथ L सेंटीमीटर की हो गई, तो बाकी जो लेंथ बची है वो कितने सेंटीमीटर की होगी? तो वो होगी 100 माइनस L सेंटीमीटर की। टोटल तार 100 सेंटीमीटर की है ना। अगर A से D तक का लेंथ L सेंटीमीटर हुआ तो जो बाकी जो उसकी लेंथ बची वो 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इतना सा आपको करना है और एक आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 2 ही रीडिंग्स आपको लेनी ही है। प्रतिरोध बॉक्स में से R2 की रीडिंग, जितना आप रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे वो लिख लेंगे और नल पॉइंट को सर्च करके L का पता लगा लेंगे। बस इसके अलावा कोई तीसरी रीडिंग आपको नहीं चाहिए। इसी से हमें हमारा रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस मिल जाएगा जो कि यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट रीडिंग को नोट कर लेता हूं। सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक कुंजी निकालकर, जो प्रतिरोध बॉक्स हमारा होगा उनमें से हम कोई एक कुंजी निकाल देंगे। धारा के मार्ग में R2 उत्पन्न कर देते हैं। धारा के मार्ग में प्रतिरोध आ जाएगा तथा धारा मापी व जौकी की सहायता से गैल्वेनोमीटर G और जौकी, ये जो पॉइंट सर्च करेंगे जो आगे लगी होगी, उसकी सहायता से तार AC में एक शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त कर लेते हैं टच करवा के। अब प्रतिरोध तार AC में माना AD इज इक्वल टू L। एक तरफ से, एक की तरफ से हम डिस्टेंस नाप लेते हैं और मान लिया कि डिस्टेंस क्या आ गई? L आ गई। जैसे ही L आ जाएगी, प्रतिरोध हमने कितना निकाला? R2। और यहां पर लेंथ हमने कितनी बनाई? L। अब एक चीज यहां पर देखने लायक है कि आप सोचेंगे अगर R2 उत्पन्न कर देंगे, ये धारा के मार्ग में R2 कैसे उत्पन्न हो रहा है? थोड़ा सा एक छोटा सा देखना है आपको, गौर करके देखिएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपके सामने बना हुआ है। यहां से जो बैटरी है, यहां से जब करंट ऐसे चलती है तो ये करंट यहां पर आई, यहां पर आई। जब करंट पॉइंट A पर पहुंचती है तो उस सिचुएशन पर करंट 2 भागों में बट जाती है। एक रास्ता करंट का इधर का होता है, एक रास्ता ये होता है। फिर ये करंट इधर से आती है, ये इधर से आती है, ऐसे आके फिर दोनों यहां पर मिलकर के नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर जाती हैं। तो A और C के बीच में करंट के 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग हैं। क्या यहां पर हैं? यहां पर देखिए, A और C के बीच में करंट के 2 मार्ग कहां पर हैं? सभी बच्चे ध्यान से देखें। यहां से प्लस टर्मिनल से बैटरी के करंट ऐसे चली, यहां पर आई, यहां पर आई। जैसे ही यहां पहुंची, करंट को जाने के 2 रास्ते हैं, ध्यान से।
एक रास्ता तो सीधा ये प्रतिरोध तार में से होकर के और सी तक पहुंच जाए। ये कौन सा रास्ता है? ए से डी, डी से सी वाला रास्ता है। ए से, सॉरी यहां मुझे डी लिखना चाहिए, ए से डी और डी से सी। तो एक रास्ता तो ये हो गया करंट का। दूसरा रास्ता कहां है? जो ए और बी से होते हुए सी तक पहुंचाएगा। दूसरा रास्ता, क्योंकि ये जो पत्तियां लगी हैं, जो स्ट्रिप्स लगी हैं बेटा, ये भी तो कंडक्टिंग स्ट्रिप्स हैं, चालक पत्तियां लगी हुई हैं, तो करंट इनमें से ऐसा जा सकती है, इनमें से ऐसा, यहां से फिर करंट ऐसा आएगी, यहां से ऐसा आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर इसमें से यहां से ऐसे करंट आएगी, इस तरह से यहां पर आएगी, फिर रेसिस्टेंस बॉक्स में ऐसे आएगी, फिर इसमें, इसमें और ऐसा करके सी पर आ जाएगी। तो आपने करंट के दो मार्ग देखे। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी दो रास्ते थे ना करंट के, इसमें भी दो रास्ते हैं। कौन से? ए से सी एक डायरेक्ट रास्ता और एक ए और बी से होते हुए सी तक जाने का, दोनों मार्ग इसमें आ गए। तो जब दोनों मार्ग आ गए तो जो करंट इस रास्ते से जाती है सी तक, उसके मार्ग में हम R2 क्रिएट कर देते हैं, शून्य विच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रतिरोध तार AC में माना AD बराबर L, ये जो हमने AD फाइंड आउट कर लिया है, मान लिया वो कितने सेंटीमीटर की लेंथ है? L सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। या आप इसको L1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे? क्योंकि हम जो ऑब्जर्वेशन लेंगे, केवल एक ऑब्जर्वेशन से हमारे अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल नहीं जाएगी। हमको अपने अच्छे रिजल्ट के लिए एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेने चाहिए। इसी प्रकार हम दूसरा ऑब्जर्वेशन भी लेंगे। तो चलते हैं दूसरा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। स्टेप 2, पुनः प्रतिरोध बॉक्स में से कोई दूसरी कुंजी निकालकर धारा के मार्ग में R2 का एक दूसरा मान उत्पन्न करते हैं। जैसे पहली बार में आपने जब रेसिस्टेंस बॉक्स में से 2 ओम की कुंजी निकाली, तो दूसरी बार में हम क्या करेंगे? 4 ओम निकाल देंगे, 5 ओम निकाल देंगे या 1 ओम निकाल देंगे। जितना पहले हमने की या धारा के मार्ग में रेसिस्टेंस क्रिएट किया था, अब उसकी अपेक्षा थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, चेंज कर देंगे। वही मैंने लिखा कि दूसरी कुंजी निकालकर धारा के मार्ग में R2 का एक दूसरा मान उत्पन्न करते हैं तथा पुनः धारा मापी व जौकी की सहायता से फिर से गैल्वेनोमीटर और जौकी के हेल्प से प्रतिरोध तार AC में शून्य विच्छेद बिंदु प्राप्त करते हैं। कैसे? बाई चांस इस बार RB में, पिछली बार मैंने 2 ओम निकाला, इस बार RB के मदद से करंट के पाथ पे हमने 3 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट कर दिया। एक 2 ओम की निकाल दी, एक 1 ओम की निकाल दी, 3 ओम हो गया। क्योंकि रेसिस्टेंस बॉक्स में आप देखेंगे कि कहीं कोई 3 ओम की डायरेक्ट नहीं होती है। आप जब भी देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो एक 2 ओम, एक 1 ओम की निकाल के 3 हमने कर दिया। इस बार रेसिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया रेसिस्टेंस हमने चेंज कर दिया। उसके बाद फिर से जौकी को पकड़कर पूरे तार में एक तरफ से धीरे धीरे खिसकाते जाते हैं। कब तक खिसकाते जाएंगे? फिर से वही हमारा लक्ष्य है, तब तक खिसकाते जाएंगे, उधर खिसकाते जाएंगे, उधर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर देखते जाएंगे। जब आप इसे खिसका रहे होंगे एक तरफ से, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंट ऐसे चल रहा होगा, लगातार लगातार चलते जाएगा। तो हम तब तक खिसकाते जाएंगे जब तक उसका पॉइंटर बिल्कुल 0 पर नहीं आ जाता। जैसे ही पॉइंटर 0 पर आएगा, छोड़ देंगे, बंद कर देंगे और वहीं पर फिर से एक साइड से डिस्टेंस को पढ़ लेंगे कि तार की कितनी लेंथ इस बार आई है। इस बार मैंने लेंथ मान ली L2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास R2 की एक दूसरी वैल्यू आ गई और लेंथ की भी एक दूसरी वैल्यू आ गई। हमने सेकंड रीडिंग भी फाइंड आउट कर लिया। और इसी प्रकार हम कम से कम 5 रीडिंग्स तो लेना ही लेना है आपको। आप 6-7 कर लो, ये और भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा रीडिंग्स आप लेंगे, एरर की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी नोट कर लेते हैं कि इसी प्रकार कम से कम
5 प्रेक्षण लेने चाहिए। कम से कम 5 ऑब्जर्वेशन तो आपको लेनी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और हर स्टेप में केवल 2 चीजें आपको फाइंड करनी है। एक R2 की वैल्यू, दूसरा कंडक्ट जो हमारा रेसिस्टेंस वायर है उसमें जो नल पॉइंट मिला वो कितनी डिस्टेंस पर मिला, वो लेंथ, L1, L2, L3, L4, ऐसे कम से कम 5 ऑब्जर्वेशंस आपको लेने हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं बेटा कि आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, जो लेंथ होनी चाहिए, ये लेंथ रेसिस्टेंस वायर में हमेशा अप्रोक्सीमेटली 30 to 70 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। आपके सभी प्रेक्षण लगभग 30 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर के बीच होने चाहिए। मतलब आपकी जो ये लंबाइयां आएंगी L1, L2, L3, L4, ये जो लेंथ्स आएंगी इनकी वैल्यू 30 सेंटीमीटर से कम और 70 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 और 70 के बीच में ही आपकी सारी लेंथ्स आपको मिलनी चाहिए। इस तरह से आप अपने एक्सपेरिमेंट को करें। ऐसा क्यों, आप सबके मन में ये क्वेश्चन उमड़ा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर आप 30 सेंटीमीटर के इधर आएंगे या 70 सेंटीमीटर के उधर जाएंगे तो ये जो नट बोल्ट्स यहां पर लगे होते हैं, नट बोल्ट्स में इधर और उधर दोनों साइड, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बहुत दिनों तक रखा रहता है, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करें, और जरूरी नहीं कि आपने बिल्कुल अच्छे से उसको अच्छे से क्लीन किया होगा। तो इन किनारों पर जो हमारा रेसिस्ट वायर रहता है उसके किनारों पर कुछ रेसिस्टेंस हो सकता है, इधर भी और इधर भी, जो कि इस वायर के अलावा एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस हो सकता है पॉइंट ए और सी पर, किनारों पर। इसलिए हम यहां से रीडिंग को दूर ही रखते हैं, इधर से 30 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, इधर से भी 30 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, ताकि ये वाला जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस नट बोल्ट्स का होगा वो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस हमारी रीडिंग्स को अफेक्ट मत करे। ठीक है, इसलिए हम ये रीडिंग्स लगभग 30 से 70 सेंटीमीटर के बीच लेते हैं। और ऐसे 5 प्रेक्षण लेने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को लैब में जमा करवा देंगे और अपनी डेस्क में आकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, बस इतना करके आपको आ जाना है। अब इसके बाद स्टार्ट होगा आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उस कैलकुलेशन को देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिए। ए से डी तक की अगर लेंथ L है कंडक्टर, ये जो रेसिस्टेंस वायर है, तो ए से डी तक के रेसिस्टेंस वायर का रेसिस्टेंस R3 हमने माना हुआ है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस करके बताया गया। और डी से सी तक का जो भी ये रेसिस्टेंस वायर है उसका प्रतिरोध R4 माना गया है। तो हम R3 और R4 आपको निकाल के दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा वैल्यू। R3 कैसे निकालेंगे, रेसिस्टेंस का बेटा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम पढ़ के आए रो L अपॉन ए। ठीक है, जहां रो क्या है, जो ये हमारा रेसिस्टेंस वायर लगा हुआ है उसका जो भी मटेरियल है उसकी रेसिस्टिविटी है, ये मटेरियल की रेसिस्टिविटी है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये उसकी लेंथ है। अब 2 चीजें इसमें जो हैं आप ध्यान से देखें, यहां से यहां तक ए से सी तक पूरा का पूरा जो हमारा रेसिस्टेंस वायर लगा हुआ है ये सेम मटेरियल का बना हुआ है ना। ऐसा तो है नहीं कि ए से डी तक का मटेरियल अलग है और डी से सी तक का मटेरियल अलग है, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर पूरा मटेरियल सेम है तो पूरे का रेसिस्टिविटी भी कैसी होगी, सेम। R3 को लें उसके लिए भी रेसिस्टिविटी सेम, R4 लें उसके लिए भी रेसिस्टिविटी सेम। तो रो तो सब पूरे तार के लिए सही हो गया, सेम हो गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करते हैं तो अभी अभी हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि जो हमारा रेसिस्टेंस वायर होता है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, या जिसे आप हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, वो
हर जगह कैसा होता है, एक जैसा, तो एरिया भी हर जगह एक जैसा हो गया। पूरे रेसिस्टेंस वायर का रो सेम, पूरे रेसिस्टेंस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, लेंथ क्योंकि अलग अलग आ रही है ऑब्जर्वेशंस में। तो R3 की वैल्यू बताइए उस वक्त जब ये वाली लेंथ L के बराबर है। तो R3 की वैल्यू आएगी रो इंटू L अपॉन ए, और R4 की वैल्यू कितनी होगी उस समय, R4 क्या है, तो आंसर है R4 प्रतिरोध तार में से बिंदु D से लेकर C तक का जो हिस्सा है उसका प्रतिरोध है। कैसे निकालेंगे, फिर से ही फॉर्मूला लगा दीजिए। रो वही यूज होगा जो A से D तक के लिए यूज हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही यूज होगा जो A से D तक के लिए यूज हुआ है, लेंथ केवल बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि R4 जितने प्रतिरोध तार का प्रतिरोध है उसकी लेंथ 100 माइनस L होगी उस समय। ठीक है, तो यहां पर मैं नोट कर दूंगा 100 माइनस L, ये R3 और ये R4। ठीक है, अब व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से हमने बैलेंसिंग कंडीशन में देखा हुआ है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। हाँ, एक चीज मुझे और याद आ रही है, मैं बताऊं कि ऐसे में एक शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करना। शून्य विक्षेप बिंदु उसे कहते हैं कि जब IG का मान उस समय कैसा होगा, 0। गैल्वेनोमीटर पाथ में फ्लो होने वाली करंट 0 हो जाएगी। वही चीज यहां पर भी शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। शून्य विक्षेप बिंदु वो वाला बिंदु होगा जहां पर जब चौकी को टच करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। व्हाट इज R3? R3 इज रो L अपॉन A अपॉन R4 की वैल्यू कितनी है, दैट इज रो 100 माइनस L अपॉन A। अब यहां पर आप देखिए रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, कैलकुलेट और कर लें आप। ये R2 इधर भाग में है, उधर जाके ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो एट दैट सिचुएशन द वैल्यू ऑफ R1 विल बी इक्वल टू R2 यहां पर आ जाएगा, तो हमने लिख दिया R2 L अपॉन 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L, ऐसा। और ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अननोन रेसिस्टेंस आपको याद है ना, R1 ही हमारा अननोन रेसिस्टेंस था, तो ये हमारे अननोन रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया। तो यहां से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब मैं इसको भी रेज कर देता हूं, आप नोट करते जाइए, समझते भी जाइए भाई। अब इसके बाद हम लोग जो करेंगे कि क्योंकि हमने यहां पर कम से कम 5 ऑब्जर्वेशंस लिए हुए हैं, अब अगर कम से कम 5 ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं तो हर ऑब्जर्वेशन के लिए ये फॉर्मूला लगाइए और R1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस के लिए एक टेबुलेट करेंगे हम इसको, तो हम टेबल बना लेते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल, आप ये फॉर्मूला याद रखें, इसी का यूज हमको करना है। टेबल में बहुत सिंपल से एक टेबल हम बनाते हैं जब इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो उसमें बस बड़े थोड़े से खांचे हम बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर आप एक बनाएंगे जगह जिसमें हम सीरियल नंबर नोट कर लेंगे। सीरियल नंबर के बाद दूसरा हम यहां पर नोट कर लेंगे R2 की वैल्यू, ठीक है। तीसरा यहां पर हम नोट कर लेंगे L की वैल्यू। और आपको याद हो कि यही 2 ही तो हमको ऑब्जर्वेशंस लेने थे, इनके अलावा तीसरा ऑब्जर्वेशन हम नहीं लेना होता हमको।
और अभी मैंने लिखाया भी था कि बस R2 और L पता लगा के कम से कम 5 ऑब्जर्वेशन पता लगा लीजिए और इंस्ट्रूमेंट को डिपॉजिट करवा दीजिए लेबोरेटरी में और आकर अपनी डेस्क पर बैठ जाइए। उसके बाद सीरियल नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एटलीस्ट 5th ऑब्जर्वेशन आपने किए हैं तो 5 तक यहां R2 की वैल्यूज नोट कर देंगे। आपको याद होगा हर बार रेसिस्टेंस बॉक्स में से अलग R2 की वैल्यू आप लगाते थे। जैसा पहली बार लगाया था 2 ओम, दूसरी बार लगाया 3 ओम, फिर हमने लगाया 4 ओम, एक बार हमने लगा दिया 1 ओम, फिर हमने लगा दिया 5 ओम। ऐसा तो अलग अलग R2 की वैल्यूज हम यहां पर क्रिएट कर देते हैं। लेंथ भी अलग अलग मेजर कर लेते हैं। पहली बार में लेंथ 2 ओम पर कितनी आई थी L1, 3 ओम पर लेंथ आई L2, 4 ओम पर आई L3, 1 ओम पर L4, 5 ओम पर L5। तो ये लेंथ अब जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहां से 2 ही चीजें तो हम मेजर करके लाए थे, R2 की वैल्यूज अलग अलग और L की वैल्यूज अलग अलग। इसके बाद हमारी टेबल पर जो तीसरा बॉक्स बनेगा, जो तीसरा कॉलम बनेगा वो बनेगा 100 माइनस L का। ये डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में लिखी जाएंगी, ये वाली भी ये वाली भी। जो नेक्स्ट बॉक्स बनेगा, नेक्स्ट हमारा कॉलम बनेगा, दैट विल बी ऑफ 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब अगर ये 100 माइनस L सेंटीमीटर का बॉक्स बना तो इसके लिए तो मुझे किसी भी एपरेटस की जरूरत नहीं है ना। इसको तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर L आपका 40 सेंटीमीटर आया तो जाहिर सी बात है कि 100 माइनस L आपका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 100 माइनस L1, 100 माइनस L2, ऐसा कर करके हम ये वाली वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद जो सबसे लास्ट कॉलम बनेगा दैट विल बी R1 का ये कॉलम बन जाएगा। अब कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तीसरे ऑब्जर्वेशन के लिए, चौथे ऑब्जर्वेशन के लिए, 5वें ऑब्जर्वेशन के लिए, ऐसा कर करके हर बार अलग अलग R1 ज्ञात कर लेंगे। आप देखिए R1 के लिए क्या सूत्र लगेगा, R2 इंटू L अपॉन 100 माइनस L। तो यहां पर R1 के लिए यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, सोचिए थोड़ा सा। यहां पर फॉर्मूला लगेगा 2, क्योंकि आपका R2 कितना है 2 इंटू L अपॉन 100 माइनस L। L यहां पर कितना है L1 अपॉन 100 माइनस L1, और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रीडिंग कैलकुलेट कर लेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। जाकर के वहां पे सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। जब सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, आप इसमें एक और कॉलम बना सकते हैं जो कि एवरेज का होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ R1। आपको याद होगा जब आपने क्लास 11th में परसेंटेज एरर पढ़ा है तो आपने वहां पर पढ़ा हुआ था कि एवरेज निकाल लेने से एरर की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी R1 हमने यहां पर निकाले हैं 1 2 3 4 5, जितने भी R1 यहां पर कैलकुलेट किए हैं उन सभी R1 का हम एवरेज निकाल लेंगे। कैसे एवरेज निकाल लेंगे, R1 की पहली वैल्यू हम लेंगे, रेसिस्टेंस R1 की एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ R1। R1 की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1 का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस R1 का सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस R1 का थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस R1 का फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस R1 का फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। जब क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन हमने लिए तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपको R1 की एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और वही हो गए आपके इस अननोन रेसिस्टेंस का मान।
ठीक है, तो मीटर ब्रिज में पिछली क्लास से लेकर इस क्लास तक जो भी आपने किया, फाइनली अब जाकर के हम लोगों ने R1 की जो एक्चुअल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू उसकी अब हमने फाइंड कर ली है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद हम इसका रिजल्ट नोट कर देंगे। रिजल्ट क्या मिला हमको? रिजल्ट मिला कि अज्ञात प्रतिरोध का मान, यानी कि R1 की जो लास्ट में एवरेज वैल्यू आई है, ये इतने ओम है। अब कितना है ये तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उस समय आपको पता लगेगा, लेकिन इतना सारा मेथड जो आपकी वर्किंग में शामिल है, इतना वर्क आपको उसमें करना पड़ेगा, ठीक है, और फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब मीटर ब्रिज पर, ये तो मीटर ब्रिज के बारे में पूरी जानकारी आपकी हो गई, वर्किंग हो गया, सारा कुछ हो गया, और हमने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट भी कर लिया। मीटर ब्रिज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, एंड दैट्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उससे भी पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मीटर ब्रिज में आपको दो बहुत अच्छे टास्क दिए जाते हैं। ध्यान से सुने सारे के सारे स्टूडेंट्स। आपको दिया जा सकता है कि मीटर ब्रिज की सहायता से प्रतिरोधों के संयोग के श्रेणी संयोग को प्रूफ करिए। प्रूफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। मैं फिर से बता दूं क्या क्वेश्चन आ सकता है? प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रूफ करना है आपको मीटर ब्रिज की सहायता से। कैसे प्रूफ करेंगे ये हम? श्रेणी संयोजन आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सब आपने पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ तो उनके फॉर्मूले भी सब आपको पता है। तो अब यहां पर मीटर ब्रिज में आपको दो टास्क दिए जा सकते हैं। एक ये भी दिया जा सकता है आपको कि मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के समांतर संयोग को सिद्ध करिए। तो श्रेणी संयोग को भी सिद्ध करना पड़ सकता है, समांतर संयोग को भी सिद्ध करना पड़ सकता है, और ये दोनों प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए लैब से हमको दो रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस दे दिए जाएंगे। जैसे यहां पर अभी हमने एक अननोन रेसिस्टेंस लगाया है, हमको वहां से दो अननोन रेसिस्टेंस दिए जाएंगे। मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूफ करना है ना, तो दो अननोन रेसिस्टेंस हमको दिए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहला अननोन रेसिस्टेंस लेंगे। ये वाला हमने अननोन रेसिस्टेंस ले लिया। इस वाले अननोन रेसिस्टेंस को मैंने क्या किया, जा करके जो लेफ्ट साइड में इन दोनों पत्तियों के बीच ये गैप बना है, इसमें हमने इस जगह पर लगा दिया, पूरी वर्किंग की, और जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके हमने इसका रेसिस्टेंस निकाल लिया। अभी निकालना सीखा है ना आपने? तो जब आप किसी भी कंडक्टर को इस जगह पर किसी भी रेसिस्टेंस वायर को इस जगह पर लगाओगे, फिर ये पूरा कैलकुलेशन आप करोगे। कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू आप निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया। मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी आई, कुछ भी मान लेते हैं कि ये वैल्यू आपकी आ जाती है 4 ओम। मान लेते हैं कि वैल्यू कितनी आ गई? 4 ओम ये वैल्यू आ गई। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद इसको हम फिर वहां से निकाल के अलग कर देंगे। अब हम दूसरा रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस जो हमको दिया गया है, उसको उठाएंगे। अब इसको जाकर इसी जगह पर टाइट कर देंगे, यहां पर कस देंगे दोनों बोल्ट्स के बीच में। फिर से पूरी ये प्रोसीजर करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे। तो अब क्या होगा? अब इसका रेसिस्टेंस आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब बाई चांस इसका रेसिस्टेंस पता लग गया तो इसका रेसिस्टेंस आ गया 6 ओम। पहले वाले का कितना आया था? 4 ओम। इसका क्या आ गया? 6 ओम। अब हमने क्या किया, दोनों रेसिस्टेंस वायर्स लिए और एक रेसिस्टेंस वायर का ये वाला सिरा अगले रेसिस्टेंस वायर के इस वाले सिरे से जोड़ दिया हमने।
तो ये हमने कौन सा कॉम्बिनेशन कर दिया, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक जोड़ दिया। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब सीरीज में जोड़ने के बाद फिर इसको मीटर ब्रिज में मैंने कनेक्ट कर दिया। कैसे? इसको ले गए ऐसा और यहां जाके इसका एक सिरा यहां जोड़ दिया, इसका एक सिरा यहां जोड़ दिया जा करके। अब फिर से पूरा यही प्रोसीजर मैंने किया, पूरा प्रोसीजर किया। तो इस बार क्या आएगा सोचिए, बड़ा सिंपल सा है। इस बार ये जो दोनों प्रतिरोध सीरीज में कनेक्टेड हैं, इनका पूरे का रेसिस्टेंस आ जाएगा ना इस बार। तो पूरी का रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब जब पूरी का रेसिस्टेंस आ जाएगा इस पे, हमने देखा कि अलग अलग जब निकाला था तो एक का 4 ओम आया था, एक का 6 ओम आया था। हमने बाद में सीरीज में कनेक्ट करके पूरे का एक साथ निकाला और हमने पाया कि ये रेसिस्टेंस की कुछ वैल्यू आई। बाई चांस ये रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 10.2 ओम आ गई, 9.8 ओम आ गई, 10.3 ओम आ गई, ऐसे आ गई। तो प्रैक्टिकल से कितनी वैल्यू आई? 10.2 ओम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से आई 10.2 ओम। और आप अगर कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला लगा करके कि दो प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। उसके लिए आप क्या करेंगे? R1 प्लस R2 करेंगे, तो 4 प्लस 6 करेंगे, कितना होगा? 10 ओम। तो उससे कितना आ गया? 10 ओम। तो हमने क्या देखा कि हम कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है 10 ओम, प्रैक्टिकल वैल्यू जो आई है, वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बहुत एक दूसरे के नजदीक वैल्यूज हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रेसिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि हमने उसके लिए जो फॉर्मूला बनाया है वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। और रही बात, आप सोचेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू 10 है, प्रैक्टिकल वैल्यू 10.2 ओम है, तो बेटा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इतना थोड़ा बहुत एरर, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो प्रैक्टिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू में आएगा ही आएगा आपका। इससे आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसका आना बिल्कुल स्वाभाविक है, वो आएगा ही उतना, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन क्योंकि ये 10 ओम और ये 10 के आसपास ही है, तो हमारा जो रूल है वो प्रूव हो गया। और एक चीज मैं बता दूं, वैसे बेसिकली हमने पहले प्रैक्टिकल किया, ये प्रैक्टिकल किया पहले मैंने, जो अभी मैंने बताया, और उसके बाद हमने वो लॉ बनाया जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने पहले लॉ पढ़ा, उसके बाद प्रैक्टिकल करके नहीं बनाया हमने। पहले जब हमने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल के द्वारा उसकी वैल्यू ऐसी आई, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का वो लॉ बना दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट वी विल यूज R1 प्लस R2। तो पहले हमने लॉ नहीं पढ़ा, पहले प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल किया तब हमने वो लॉ बनाया है। लॉ की वजह से ये वैल्यू ऐसी आ रही है, ऐसा नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली यू कैन प्रूव द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कैसे प्रूव करेंगे? फिर से मैं बता देता हूं जल्दी से उसको। सबसे पहले जो दो रेसिस्टर, जो अननोन रेसिस्टेंसेस आपको दिए जाएंगे, आप क्या करेंगे? अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले एक को लगाया हमने गैप में, लेफ्ट वाले गैप में, पूरा कैलकुलेशन करके इसका रेसिस्टेंस निकाल लिया 4 ओम। फिर इसको हटा दिया, दूसरे को लगा दिया उसी गैप में, इसको हटा करके पहले वाले को दूसरा लगाया, फिर से पूरा कैलकुलेशन हमने किया और इसकी वैल्यू निकाल ली 6 ओम हमने। अब हमने क्या किया? दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल ऐसा हमने जोड़ दिया। दोनों की ये वाली इंड आपस में जोड़ दी, दोनों की ये वाली इंड भी हमने आपस में जोड़ दी। तो अब ये ऐसा जब जुड़ेंगे तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, समांतर क्रम। दोनों तारों के ये वाले सिरे एक साथ मरोड़ दिए, ये वाले सिरे एक साथ मरोड़ दिए, दोनों समांतर में आ गए। और अब हम क्या करेंगे? अब इसे हटा के इसे हम इसकी जगह पर लगा देंगे, तो ये पैरेलल आ गया। फिर से पूरा प्रोसीजर हमने किया, पूरा प्रोसीजर किया, कैलकुलेशन किया, ऑब्जर्वेशंस लिए, वैल्यूज निकाली, एक वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो वैल्यू आएगी ये कौन सी वैल्यू होगी? तो ये तो कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस होगा, ये तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और हमने देखा कि अगर मैं कैलकुलेट करता उसको तो क्या आती?
अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, 4 ओम 6 ओम पैरेलल में सॉल्व करिए, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, 4 ओम और 6 ओम के। फॉर्मूला लगाएंगे ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 छंग 24 बटे 4 प्लस 6 10, 24 बटे 10 2.4 ओम। तो जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 2.4 ओम। और हमने ऐसे कैलकुलेट किया, प्रैक्टिकल करके हमने वैल्यू निकाली और प्रैक्टिकल करके वैल्यू आ गई 2.2 ओम। तो ठीक है, प्रूव हो गया, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू के बहुत नजदीक है, अतः हमारा जो बना बनाया लॉ है वो एकदम करेक्ट है। तो मीटर ब्रिज की हेल्प से ना हम रेसिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी अगर मौका मिले आपको लेबोरेटरी में इसको प्रूव करने का तो प्लीज जरूर आप जाइए, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। इसमें एक चीज बेटा मैं और आपको बताना चाहता हूं, जस्ट 5 मिनट्स मैं इसको इरेज कर देता हूं और वो चीज मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। वो ये है बेटा कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसको आप बहुत तरह से अलग अलग तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है, और ये वाली बात हमने आपको कैपेसिटर्स में बताई हुई थी, वहां पर ये नाम आया था व्हीट स्टोन ब्रिज का। लेकिन क्योंकि तब हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा नहीं था तो ज्यादा उतना हमने उसको डीप में नहीं लिया था। फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं कि हम व्हीट स्टोन ब्रिज को किस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं। हम इस तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज को रीड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आप ये यहां पर देख रहे हैं, सेम यही यहां पर बना हुआ है। फर्क इतना है कि इसका शेप अलग टाइप का दिख रहा है, उसका अलग टाइप का दिख रहा है। पर ध्यान से देखिए, सबसे इधर कौन सा पॉइंट है, सबसे इधर है पॉइंट ए, और उधर कौन सा पॉइंट है, सी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर होगा आपका पॉइंट बी और यहां पर आपका पॉइंट होगा डी। ध्यान रख लीजिए, ए सबसे इधर, सी सबसे उधर, यहां पर पॉइंट होगा बी। ए और सी के बीच में जो बी पड़ता है वो इधर, और जो डी पड़ता है वो यहां पर होगा। ठीक है, अच्छा, अब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस R1 लगा हुआ है। इधर डी और सी के बीच में आप देखो जरा, डी और सी के बीच में R4 लगा हुआ है। तो ये डी और सी के बीच में ये रेसिस्टेंस लगा है विच इज R4। फिर बी और सी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में R2, तो R2 हमने कर दिया। इधर ए और डी के बीच में देखो, ए और डी के बीच में कितना लगा हुआ है, R3। ए और डी के बीच में R3। अब रह गया बी और डी के बीच में जो गैल्वेनोमीटर वाला रेसिस्टेंस है, तो बी और डी के बीच में यहां पर ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो कभी भी एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का फिगर बन के नहीं आता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ये मैं यहां पर लिख सकता हूं, रीड्राइंग ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज की रीड्राइंग बनाई है यहां पर। ठीक है, तो आप ऐसा बना सकते हो। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा व्हीट स्टोन ब्रिज बना के देते हैं या ऐसा दे देते हैं और पूछते हैं कि ए और सी के बीच व्हीट स्टोन ब्रिज का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। आप कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें। बिंदुओं ए व सी के बीच व्हीट स्टोन ब्रिज का तुल्य प्रतिरोध
पर ध्यान रहे हम संतुलन की अवस्था की बात करते हैं जब Ig 0 होगी, ठीक है। तो बेटा जब गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगी उस समय इस रास्ते पर कोई करंट नहीं आएगी, और अगर इस रास्ते पर करंट नहीं है तो ये वाला रास्ता हमारे कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि बेटा प्रतिरोध हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध। और प्रतिरोध किसके रास्ते पर होता है, प्रतिरोध तो करंट के रास्ते पर होता है ना, और जब इस रास्ते पर करंट आई ही नहीं तो प्रतिरोध का क्या मतलब। तो अगर इस रास्ते पर आने वाली करंट शून्य है तो आप ध्यान रखें उस समय हम मान लेते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है हमारे जो भी हमारा फिगर बना हुआ है टोटल, ठीक है। क्योंकि प्रतिरोध धारा के मार्ग पर है और उस रास्ते में तो धारा जा ही नहीं रही है ना। तो अब जो भी फिगर हमारा बचा आप उसको देखिए, उस फिगर में एक ये रास्ता बचा धारा के लिए, एक ये रास्ता बचा, दोनों में ऊपर वाले रास्ते में R1 और R2 सीरीज में है, नीचे वाले रास्ते में R3 और R4 सीरीज में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 और R2 को सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी, R1 प्लस R2। फिर R3 और R4 को सीरीज में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, R3 प्लस R4। और उसके बाद ये ABC वाला रास्ता और ADC वाला रास्ता दोनों आपस में कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए सूत्र लगा देते हैं, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो जब आप ये सब करेंगे तो ऊपर वाले रास्ते का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, R1 प्लस R2, नीचे वाले रास्ते का R3 प्लस R4, फिर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप जब ऐसा करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगर कभी भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में एक साइड से लेकर दूसरे A से C तक के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा ना, ऊपर वाले रास्ते का R1 प्लस R2, नीचे वाले रास्ते का R3 प्लस R4। तो R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस तरीके से हम R इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद आपका ये जो कुछ भी मीटर ब्रिज था वो पूरी तरीके से आपका कैलकुलेट हो चुका है, आपको उसको पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आपको जब भी मौका मिले प्रैक्टिकल करिए जाकर के लैब में, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है और क्लास 10th के सभी बच्चों को करना ही है। तो आज हम इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।